सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। बंधु, अभी तो समय नहीं था मेरे पास, लेकिन देखे कुछ गतिविधि, इसलिए आपके सामने आना मजबूरी हो गया। मैं विगत कुछ दिनों से ये महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग आपके पीठ पर खड़े हैं, आपके प्रति घटने वाली प्रत्येक घटनाओं का पल पल ध्यान हम लोग रख रहे हैं और आपके पक्ष में हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, अब तक उठाते रहे हैं। लेकिन विगत कुछ दिनों से मैंने महसूस किया है कि इस कड़ी में बहुत से लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, अच्छा है, अगर सहयोग कर रहे हैं तो। पहले तो लगा कि ये वास्तव में नियोजित के पक्षधर हैं और कहीं ना कहीं नियोजित के पक्ष में खुल के बोल रहे थे, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि उनका उद्देश्य आपकी रक्षा करना नहीं, विश्वास में लेकर के आपके रास्ते को भटकाना है। क्योंकि अभी कुछ आदमी का देख रहे हैं हम थंबनेल, इतना भड़काऊ और इतना दिग्भ्रमित करने वाला है, बहुत कष्ट हुआ हमको देख करके। और ये सब या तो किसी संघ संगठन के इशारे पे वे कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस इसको बनाए हुए हैं। खैर, किसी को रोका नहीं जा सकता है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब लोग बोल सकता है। क्या बोल सकता है इसको भी रोका नहीं जा सकता है, कुछ भी बोल सकता है, यहाँ तक कि किसी को गाली गलौज भी कर सकता है। ये भी हमारे संविधान में है, बिल्कुल स्वतंत्र हैं वे लोग। दिग्भ्रमित करना तो अलग बात हुई। हर आदमी रूप बदल के जो आपके सामने आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये हमारे हितैषी हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सूक्ष्म नज़र दौड़ाने के बाद आप भी ध्यान दीजिएगा, आप भी सतर्क रहिएगा। हमको सतर्क रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था। परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, जैसे पूर्व के लोग भुगत रहे हैं। पूर्व के जितने विशिष्ट बन गए हैं, सभी लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर करके इनका उनका बात कर करके वे कंफ्यूज हो गए, खुद निर्णय क्षमता उनका शून्य हो गया, सेंसलेस हो गए और उन्होंने कदम उठाया। ठीक वही चाल बाकी बचे नियोजितों के साथ भी हो रहा है। जब नियोजित के पक्ष में हम लोग 4-5 आदमी मुस्तैदी से खड़ा हो गए, मुख्यतः 4 आदमी मेरे नज़र में है, और आप लोगों को गोलबंद कर दिया जब हम लोगों ने, और एक पैर पर खड़ा कर दिया, और आपके सामने हम चारों ने मोर्चा संभाल लिया। आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा, जब विशिष्ट बनाओ अभियान समिति के लोग देखे कि यहाँ दाल गलने वाला नहीं है, तो उन लोगों ने संभवतः, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ और मुझे कोई हक नहीं है किसी संघ संगठन पर और किसी पर आरोप लगाने की, लेकिन ये मेरा अनुमान है, चूँकि बहुत ही कुछ दिनों से मैंने बहुत पैनी नज़र से इन सब गतिविधियों पर नज़र रखा था और विचार कर रहा था, उधेड़-बुन कर रहा था। प्रत्येक घटने वाली घटनाएं, प्रत्येक वीडियो में किनका स्टेटमेंट क्या आ रहा है, कौन किस उद्देश्य से बोल रहा है, इस पर मेरी नज़र थी। ग्रुप में कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है, सब पर नज़र थी। आज मैंने अपने आप से ये विश्लेषण किया कि वे लोग निश्चित ही घुसपैठिए हैं
और आपके मन अनुकूल बात कर कर के आपको अपने फेवर में लेकर के कहीं ना कहीं आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आपके रास्ते को डेविएट कर रहे हैं, आपको सम्मोहित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए सतर्क आपको होना है। मैंने कई बार बोल दिया है कि थंबनेल कुछ और है भड़काऊं और अंदर माल कुछ और है। मैंने कल एक व्यक्ति का और वीडियो मैंने देखा, उनका एक आध वीडियो मैंने देखा था कि वे नियोजित के पक्ष में बोल रहे हैं। कल उनका जो देखा कि नियोजित को हटाने का आदेश, क्या है भाई, क्या बात है ये कौन सा आप नियोजित के पक्षधर हैं कि भड़का रहे हैं? तब हमको लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं घुसपैठिए हैं और आपको सम्मोहित करने का काम कर रहे हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा रणनीति बनाया गया है। जैसा कि मैंने आज सुना, मुझे ज्ञात हुआ कि महापंचायत बुलाई गई थी। अच्छी बात है, महापंचायत बुलाई गई थी। सुना मैंने नियोजितों की होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है, किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नियोजित की, और मैं इसका भी विरोध नहीं करता हूं कि किसी संगठन के बैनर तले अगर वास्तव में किसी संगठन के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं अपने संगठन के कार्यकलाप से और उनको ये रुचि नहीं है, तो वे अपना आवाज़ उठा सकते हैं, वे मोर्चा संभाल सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं कि उस बैनर तले ही, उस संगठन के बैनर तले ही हम। क्यों? इसी को कहते हैं कि नमक की सैरियत देना। हम डूब रहे हैं, इसके बाद भी संगठन के छाया तले ही रहेंगे। ये क्या बात हुई भाई? ये आपको निर्णय लेना है। मैं किसी संगठन और संघ संगठन का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन क्या संगठन का हित आपके कैरियर से बड़ा है? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे जो भी आज महापंचायत के लिए आवाज़ दम भर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है, उनका अपना कैरियर नहीं है। यह सिद्ध हो रहा है। माफ़ कीजिएगा अगर किसी को मेरी बात गलत लगे तो, लेकिन मेरा ध्यान इस ओर गया कि महापंचायत हम बुला रहे हैं और किसी संगठन के बैनर तले बुला रहे हैं। अगर उस संगठन के क्रियाकलाप से, उसके कार्यकलाप से हमको संतुष्टि नहीं है, तो पुनः मैं क्यों उसके छत्रछाया में जाऊंगा? क्यों जाऊंगा? क्या ये संगठन का विरोध है? संगठन के विरोध ये हो रहा है, तो ये भी गलत है। क्यों करेंगे संगठन का विरोध हम? क्यों करेंगे? अगर आप संगठन से असंतुष्ट हैं, हो सकता है असंतुष्ट हैं, क्या है किसी संगठन के गतिविधि के बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन संगठन को अपना काम करने का अधिकार है और संगठन में अनुशासन है। आपको वो अनुशासन पसंद नहीं है तो आप संगठन से अलग अपना आवाज़ उठाइए। क्या ज़रूरत है उसके बैनर तले आवाज़ उठाने की? जब मैंने इस पर मंथन किया तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं रूप बदल के और पुनः जो नियोजित अलग हो गए हैं उनको पुनः खींच करके संगठन में लाने का ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है। इस पर भी आप लोग विचार कर लीजिएगा, बहुत गहन विचार कीजिएगा। किसी पर टीका टिप्पणी करना जरूरी नहीं है, आप खुद सतर्क रहिएगा, आपका कुछ नहीं होगा। खैर, ये आप लोग की आपसी बातें हैं। मैं कुछ मुद्दे पर चर्चा कर देना चाहता हूं, और कहीं कहीं से खबर मिल रही है कि लोग सीनियर जूनियर के फेरा में बहुत पड़े हुए हैं। तो या तो आप बर्दाश्त कर लीजिए चुनाव भर, या फिर
कल परसों एसीएस महोदय ने जो इशारा किया है, जो लोग समझ रहे हैं कि हर हाल में नियुक्ति तिथि ही वरीयता का आधार होता है, अगर उसका भी उल्लंघन लोग कर रहे हैं तो भाई मेरे, सरकार मजबूर है। सरकार कोई आदेश अभी नहीं निकाल सकती, इसलिए कि सरकार चुनावी मूड में है और किसी को सरकार इनवाइट नहीं करना चाहेगी। इसलिए गोल मटोल काम सरकार का चल रहा है। या तो आप धैर्य रखिए या फिर आप में है तो फिर फाइट कीजिए। मौलिक अधिकार के तहत आता है अनुच्छेद 14 और 16, जिसके तहत पटना उच्च न्यायालय से ये आदेश पारित हुआ था, समान काम के बदले समान वेतन का आदेश हुआ था। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली गई और वहाँ आपको हार नहीं मिली, बल्कि सरकार ने अपना रोना रोया कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को मर्सी रिलीफ दे दी। हालांकि उसमें भी 40% वेतन बढ़ाने का जिक्र था, लेकिन इसको ये नहीं मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट से इस आधार पर केस हार गए आप लोग। तो उस समय तो सब लोग नियोजित थे और नियोजित गए थे पूर्व के नियमित शिक्षकों के 9300 वाले स्केल के समकक्ष अपने वेतन का मांग के लिए। तो कहाँ हाई कोर्ट ये बोला कि नहीं वे लोग राजकर्मी हैं और अब के राजकर्मी से सुपीरियर राजकर्मी थे वे लोग। तो कहाँ किया है, कहाँ कहा कि राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त राजकर्मी और स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्त राजकर्मी में विभेद कर करके कि नहीं आपको उनका वेतन नहीं दिया जा सकता है। अगर कोर्ट ऐसा करता तो अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, जो मौलिक अधिकार के तहत आता है। आप लोग ये स्पष्ट जान लीजिए जो कन्फ्यूजन में हो कि किसी भी परिस्थिति में एक समान एक जगह एक ही काम करने वाले दो कर्मचारी को नियुक्ति के आधार पर वे राजकर्मी है या स्थानीय निकाय का कर्मचारी है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और ये नहीं कहा जा सकता है कि ये राजकर्मी है तो ये सीनियर है और वे स्थानीय निकाय के हैं तो वे जूनियर होंगे। जी नहीं, सबको मिला करके और नियुक्ति तिथि और ट्रेनिंग डेट देखा जाएगा, एक ही नियम सब पर लागू होगा। और आज मैं खुल के कह देता हूँ कि हर हाल में नियोजित सीनियर होंगे तो होंगे, पूर्व के बीपीएससी से या नियमित शिक्षक सबसे बढ़िया होंगे, उसके बाद 34,540, उसके बाद नियोजित, उसके बाद TRE 1, TRE 2, विशिष्ट और TRE 3 और 4, यही सीरियल होगा। आप लोग देख लीजिएगा, चूँकि ये न्याय संगत है और संवैधानिक है। ये नहीं कि किसी विद्यालय में 10 आदमी विशिष्ट हैं और एक आदमी नियोजित है तो उसको दबा दीजिएगा। कब तक दबा दीजिएगा? कब तक? जब तक वह अपने अधिकार के लिए आगे नहीं बढ़ता है। हालांकि कहीं कहीं से सुनने को मिल रहा है कि कितना शर्म आता है कि पूर्व के बीपीएससी लोग जो हैं शिक्षक नियमित अपने को कह रहे हैं, वे लोग कह रहे हैं कि आपके पास कोई अगर लेटर हो तो हमको दिखाइए कि नियोजित सीनियर होगा। अरे भाई, तो आप क्यों नहीं लेटर दिखा देते हैं कि नियोजित जूनियर होगा? ये तर्क दे रहे हैं कि कोई विभाग का लेटर है तो आप ऑफिशियल आदमी हैं, आपके पास तो कोई लेटर होना चाहिए। आप किस आधार पर नाम जो है सीरियल में ऊपर नीचे कर रहे हैं? आप दिखा दीजिए लेटर। विवाद का कारण क्या है? आप ही दिखा दीजिए कि नहीं विशिष्ट का नाम पहले होगा और नियोजित बाद में होगा। क्या मजाक बना कर रखे हुए हैं साहब आप लोग। तब तक ये चल रहा है जब तक नियोजित टाइट होकर के अपने हक के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या आप लोग यही चाह रहे हैं? सरकार के फूट डालो राज करे
करो वाली नीति में आप भी सहयोग कर रहे हैं। वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं आप लोग। हर जगह विवाद सुनने को मिल रहा है। हमेशा ही राज करने वाले और नेता हों या अंग्रेज थे, जब तक आपको आपस में लड़ाएंगे नहीं, फूट नहीं डालेंगे, उनका राज लंबा नहीं चल सकता है। इसको समझिए आप लोग। और आपस में जो लड़ रहे हैं या लड़ा रहे हैं, ये गलत बात है। दोनों पक्ष को हानि है इससे। आइए अंत में कुछ 8वें वेतन आयोग की अपडेट के बारे में मैं चर्चा कर देता हूं। 8वें वेतन आयोग के विषय में भी बहुत से लोग वीडियो में चढ़ा बढ़ा कर करके और प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये होगा, ये होगा। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। आपको ये पता होगा कि 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट जनवरी से ही शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कमेटी का गठन पूर्ण रूपेण नहीं हुआ है। पदभार नहीं संभाल पाई है कि उस दिशा में काम किया जाए। हालांकि बहुत से संगठनों का सुझाव लिया गया है, एक जगह कर कर के रखा गया है और उसको जो ही कमेटी प्रभार अपना लेगी उसके सामने रखा जाएगा। अभी भी इसमें लगता है कि 1-2 महीना समय लग जाए और वे अपना काम करना शुरू करेगी। ये अनुमान किया जाता है कि पूरा 2026 इस काम में लग जाएगा फाइनल होते होते। और ये अधिसूचना हमको लगता है कि जनवरी 27 से, जिस रफ्तार से चल रहा है 27 से मिलना शुरू होगा, लेकिन एरियर के रूप में 1/1/26 से ही आपको मिलेगा। लेकिन ये फाइनल घोषणा जो है हमको लगता है जो रफ्तार चल रहा है ये 27 में होगा। इस बीच में अगर कोई हवा बना रहा है, ये होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, आप किसी पर विश्वास नहीं कीजिए। कोई अस्थाई फाइनलाइज रिपोर्ट नहीं है। जितने लोग हैं वे लोग बात बना रहे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कि 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति हो गई है, लेकिन अब कि उसका गठन नहीं हो पाया है। आगे अनुमान ये है कि वे पूर्णकाल 27 के शुरुआत में होगी, लेकिन एरियर के रूप में 1/1/26 से ही मिलेगा, जो कि 2.0 से लेकर के 2.86 तक अनुमानित है, जबकि 7वें वेतन आयोग में 2.57 था। तो एक अच्छी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिसमें अनुमानित है कि 30 से 34% तक वेतन की वृद्धि हो सकती है। और ये भी अनुमान है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि मिनिमम सैलरी 18,000, जो 7,000 से 7वें वेतन आयोग में 18,000 किया गया था, वे लगभग 30,000 के आसपास जाएगा। थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर, एक अनुमानित है। इसमें भी अगर कोई कह रहा है कि 34,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ये तो सब बात बनाने वाली बात हुई। ऑथेंटिक बात यही है कि 30,000 तक जा सकता है मिनिमम सैलरी। इसके बाद इस पर अगर कोई लंबा ख्वाब दिखा करके बात बना रहा है तो इस पर ध्यान नहीं दीजिए। हालांकि एक बात और मैं बोल देना चाहता हूँ विशिष्ट और बीपीएससी बंधुओं को कि अगर आपको भी कोई ख्वाब दिखा रहा है, ये भ्रम दे रहा है, बहुत से लोग को देख रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग लागू होगा तो विशिष्ट का वेतन चला जाएगा 1,40,000, 25,000, 1,30,000, ये सब बात बनाने वाली बात हुई। इसमें आप लोग फूले नहीं समाइए। वास्तविकता यही है कि अभी भी 8वें वेतन आयोग का मामला आपका अधर में है और वे आप पर लागू नहीं होगा। ये चीज़ विधान परिषद में मंत्री महोदय ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। इस चीज़ को मानिए।
चूँकि मैं कोई बात फॉल्स नहीं बोलता हूँ, और शुरू से देखिएगा जो बात मैं बोलते आया हूँ प्रत्येक चीज़ वैसा ही घट रहा है, तो अनुभव के आधार पर बोलता हूँ, कुछ भी नहीं बोल देता हूँ। आप से 7वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित हैं और 8वें वेतन आयोग का लाभ आपको मिलने से रहा। अभी के स्थिति के अनुसार नहीं मिलेगा, सरकार का मन बदल जाए वो भविष्य में अलग चीज़ है, लेकिन अभी नियमतः आप उस दायरे में नहीं आइएगा। इसको कई बार मैंने पहले भी जिक्र कर चुका है। रही बात, पूछिए ये बात मैंने उठाया क्यों, तो आपस में लोग तर्क कर रहे हैं, कहीं कहीं विवाद के मूड में आ जा रहे हैं, जिसका या तो बच्चों पर या फिर पब्लिक में ये गलत मैसेज जा रहा है। इसलिए आप लोग इससे बचिए, कृपया इससे बचिए। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब के लिए कि आपका पब्लिक में इमेज खराब हो, ये सब किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर विशिष्ट बहुत अच्छा रहता तो बार बार आपको मौका नहीं मिलता। फॉर्म भरने का डेट आज 5 दिन बढ़ा दिया गया, आज 8 दिन बढ़ा दिया गया, कल परसों बढ़ा दिया गया। इसके बाद देख लीजिए प्रधान शिक्षक की नियुक्ति में लगभग 40,000 के आसपास में लोग पास हुए थे, जिसमें से 10,000 समथिंग ही ज्वाइन किए हैं। लास्ट तक उनको सूझ हो गया, समझ गए वे लोग कि नहीं ये खतरनाक डगर है, इसलिए उन्होंने अपना पैर खींच लिया। तो डेट उसका ख़त्म हो गया था, इसके बाद भी 7 दिन का डेट बढ़ा दिया गया। फिर एक बार मौका, जिस किसी का मन बदल जाए, कहीं ना कहीं आपको फंसाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको फंसाया जा रहा है। और एक बात और जान लीजिए, अभी भी अच्छी खासी तादाद है नियोजित शिक्षकों की। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि लगभग 1,25,000 से 30,000 के आसपास में अभी भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, और ये एक अच्छी खासी तादाद है। कहीं ना कहीं आपको डाटा जो मिल रहा है वो डाटा गुमराह करने वाला है। इसलिए नियोजित शिक्षक आप लोग धैर्य से रहिए और यहाँ वहाँ की बात सुनने से बचिए। जितना बात सुनिएगा उतना ही आपका दिमाग हैंग करेगा और अपना निर्णय लेने में आप फिसल सकते हैं। जैसे पूर्व के आपके साथी फिसल गए, कुछ विशिष्ट बन गए, कुछ बीपीएससी टीआरई 1 में चले गए, लेकिन अब अफसोस कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और आपको जानकारी दे देना चाहता हूं अंत में कि कई जगह HRMS का फिक्सेशन का, ऑनलाइन फिक्सेशन का पेपर वायरल हो रहा है, जिसमें एक जो है विशिष्ट के लिए जो है 25,700 समथिंग जो है दे रहा है, और अगली वेतन वृद्धि दे रहा है, वे गलत है। वे कंप्यूटर का कमाल है, लेकिन मेरे पास एक ओरिजिनल फिक्सेशन आया, किसी महिला का है, गया या जहानाबाद का, जो +2 की शिक्षिका हैं, उनका फिक्सेशन जो हुआ है 32,960, वो सही है और वही वास्तविकता है। और इससे अनुमान ये लगा कि मैंने अपने वीडियो में बहुत पहले ही फरवरी में चर्चा कर दिया था कि प्रोबेशन पीरियड को सरकार 4 फरवरी का न्यूज़ है, ये 2 साल से घटा करके 1 साल कर दी है अपने कर्मचारियों के लिए। लेकिन मैंने अपने वीडियो में चर्चा किया था कि कोई साथी आपके हमको मैसेज दिए थे कि लेटर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग को छोड़ करके ये आया है, जो कि बात गलत थी। सब लोगों के लिए प्रोबेशन पीरियड 1 साल कर दिया गया है, तभी तो
TRE 1 में जो ज्वाइन किए हैं उनका 1 साल जब पूर गया तो उनको एक इंक्रीमेंट का लाभ 32,000 से बढ़कर के 32,960 कर दिया गया है। हालांकि उसमें भी एक कमी देखे कि ग्रुप जीवन बीमा जो होता है वह ग्रेड पे के आधार पर बदलते रहता है, और देख रहे हैं कि 32,000 +2 वाले का भी ग्रुप जीवन बीमा 30 रुपया ही कटा हुआ है, जबकि उनका 120 रुपया कटना चाहिए। ये कैसा राजकर्मी है? ये राजकर्मी के नाम पर छलावा है। अगर कोई खुश हो रहा है राजकर्मी बनके तो वो उनकी नादानी है, और सरकार कहीं न कहीं अपने मंसूबा में कामयाब होते नज़र आ रही है। बस आपके लिए शुभकामना। आप लोग आपस में तू मैं नहीं कीजिए, और वास्तविकता और हकीकत को नियोजित हों, विशिष्ट हों, BPSC हों, समझने का प्रयास कीजिए, महसूस कीजिए। हर आदमी का बात सुन करके अपने दिमाग को गुमराह नहीं कीजिए। यही कारण है कि आप भटक जाते हैं, वास्तविक स्थिति से आप अलग हो जाते हैं, और अभी भी जो नियोजित बचे हुए हैं सबकी बात सुनेंगे तो निश्चित ही वे पुनः गुमराह हो सकते हैं और गलत रास्ते पर जा सकते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, कृपया अपनी बहुत ख्याल रखिए, और छन छन अपने दिमाग को एक्टिव रखिए कि कौन किस उद्देश्य से क्या कह रहा है। इसका मंथन आप लोग करते रहिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे। नमस्कार।